नमस्कार, मैं सुनील नारनूलिया जयपुर एजुकेशन समिट के आज के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो सत्र की शुरुआत करूं उससे पहले मुझे सरदार पची साहब का एक शेर याद आता है कि मौत के हाथों तो मेरा ये बदन मर जाएगा, मगर मैं उस दिन मरूंगा जब ये मन मर जाएगा। सवाल ये आता है कि जिस तरह से आजकल हम देखने को मिलते हैं, चीजें सामने आती हैं हमारे, कि कुछ मानसिक समस्या इस तरह से रहती है कि आदमी बुझे से लगते हैं। वो रौनक, वो चेहरे की जो रोशनी, जो गरिमा, वो कहीं न कहीं खोई सी लगती है। इतना तनाव आखिर ज़िंदगी में भर क्यों रहा है? क्यों? वो खुशहाल ज़िंदगियाँ हैं इस तकनीक के दौर में, जबकि हम लोग समृद्ध हो रहे हैं इस तकनीकी तौर पे, तो फिर बुझा-बुझा क्यों है? क्यों ये तनाव है? क्यों ये डिप्रेशन है? क्यों ये फ्रस्ट्रेशन है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि अब हम भीतर से अशांत हैं? क्यों हमें डर लगता है? यानी एक शब्द में कहूँ तो क्यों हमारी जो मानसिक स्थिति है वो डगमगाई हुई है। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थितियां क्यों हैं। तो ये बड़ा गंभीर सा विषय है, तो जरूरत थी कि ऐसे बड़े ही जो उसके सुलझे हुए बड़े विद्वानों से जिक्र किया जाए जो कि बहुत गहन अध्ययन के साथ हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और जो मनस्थितियों को अच्छे से समझते हों कि आखिर मनुष्य निर्णय कैसे लेता है और उसके जीवन का जो स्वरूप है, जो सोच है, वो बदलती किस तरह से है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि। मैं सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर एस निर्मला राव जी, उनसे आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। डॉक्टर एस निर्मला राव जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और अब तो मुझे लगता है कि हमारा नहीं, ये आपका कार्यक्रम हो चुका है। आपने जैसे अन्य टीवी चैनल्स को गौरव प्रदान किया है, वैसे अब इससे भी आप गौरव देने लग गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपकी यहाँ आना। मुझे भी बहुत खुशी होती है आपसे जुड़ने में। जी, जी, मुझे बहुत खुशी होती है। दर्शकों, वैसे डॉक्टर निर्मला एस राव साहिबा इतना बड़ा नाम है कि मेरे परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जब भी एक होस्ट होने के नाते मुझे दायित्व दिया जाता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मुझसे कोई चूक ना हो, इसलिए इनके बारे में कुछ बताने की इजाज़त चाहूँगा। ये एमडी है डीपीएम, इन्होंने ऑलवेज़ जिसे कहते हैं नेशनल और स्टेट स्कॉलरशिप्स वगैरह आती है, उनके अंदर हमेशा रैंक होल्डर रही। इन्होंने हैदराबाद से अपनी एमडी को कंप्लीट किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर भी इनकी रैंक थर्ड रही। फिर उन्होंने 1993 के अंदर आविष्कार, जो उनका संस्थान है जिसके जरिए ये लोगों की साइकेट्री के जरिए, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के जरिए जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करती है, उसकी स्थापना की। और तब से लेकर अब तक के करीब 30 साल के सफर के दौरान इन्होंने हजारों के तादाद के अंदर लोगों को तकलीफ से सुकून की तरफ लेकर गई हैं। इन्होंने जो खूब सारे हम लोग कहीं सेमिनार्स कहें, वर्कशॉप्स कहें, सोशल कंट्रीब्यूशन कहें, वो बहुत सारे किए हैं। और ये आप तो ये तो जानते ही होंगे कि एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा है जिन्हें अक्सर आप टीवी चैनल्स के ऊपर, रेडियो स्टेशन के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के ऊपर मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जिक्र करते हुए देखा होगा। आज हमारा गौरव है कि इतनी सुलझी हुई, इतनी अनुभवी शख्सियत हमारे साथ में है और अपने व्यस्त समय निकाला और आज इन्होंने हमारे लिए समय दिया। मैम, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज जयपुर एजुकेशन समिट के इस मंच के ऊपर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर हैं। आज इस मंच को बहुत सारे जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं लाइव, क्योंकि हमने से करीब 35 से ज़्यादा वीडियो बने थे, तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह के जरिए इसको देखा जा रहा है उनके जो पटल के ऊपर भी। तो आज हम आपके जरिए उनकी सभी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूसरी शख्सियत है वो है निसरीन पोरबंदरवाला जी। निसरीन पोरबंदरवाला जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार कि आपने भी अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और आज आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं। दर्शकों, आप जानते हैं कि निसरीन जी भी एक ऐसा जो सुलझा हुआ और एक अच्छे परिचित चेहरा है जिसे आपने बार बार अलग अलग जो सेशंस, वर्कशॉप्स के अंदर देखा होगा। निसरीन जी हमारे साथ माया नगरी मुंबई से जुड़ी हुई है। ये रीप्रोग्राम इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के फाउंडर है और एक इंटरनेशनल नॉन लाइफ कोच, एनएलपी और एक्रेडिटेड ईएफटी प्रैक्टिशनर है। अगर इनकी अचीवमेंट्स की चंद जो उसकी बात की करूं अचीवमेंट्स की, तो भी इन्हें टॉप 10 लाइफ कोचिंग प्रोवाइडर इन इंडिया 2022 का अवार्ड दिया गया था। साथ ही साथ में इन्हें विमेन लीडरशिप अवार्ड 2022 भी दिया गया था। साथ में इन्हें इंडिया की 100 वुमेन आइकन अवार्ड भी दिया गया था। परफेक्ट अचीवर अवार्ड 2021 दिया गया था इनकी जो ये लाइफ कोचिंग जो करती है उसके लिए। इसके अलावा भारतीय यूथ फेस ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर लाइफ कोच 2021, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2022, बहुत सारे ढेरों अवार्ड हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे गिना सकता हूँ, लेकिन आज समय ये कहता है, मुझे इजाजत देता है कि आज जो विषय जो दिया गया है उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन किया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद नसरीन जी कि पुनः आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी व्यस्तताओं में समय निकाल के हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों की इजाजत से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहता हूँ। जब आप जैसे सुलझी शख्सियत हूँ तो चेहरे के पीछे दिमाग के अंदर जो सवाल घूमते रहते हैं वो बहुत सारे उथल पुथल मचाने लग जाते हैं। उनका मन करता है कि पहले मैं आऊँ वाली स्थिति हो जाती है। तो मुझे लगता है कि पहला जो सवाल मैं निर्मला मैम से लेना चाहूँगा। निर्मला मैम, एक तो सवाल जहन के अंदर मेरा आता है कि मेंटल हेल्थ की जो बात करते हैं और आज बहुत सारे जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जुड़ेंगे इसको, तो मेंटल हेल्थ की परिभाषा आखिर गढ़ी किस तरह से जाए कि मेंटल हेल्थ आखिर है क्या? और जिस फिजिकल हेल्थ समझ में आती है साफ-साफ है, लेकिन मेंटल हेल्थ क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस हमारी जीवन के अंदर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना-अपना सोच होता है, उसे उसी सोच के साथ में क्यों ना रहने दिया जाए। सुनील जी, बहुत अच्छे से आप शुरू किए। मेंटल हेल्थ कैसी होती है, क्या होती है, और आपने फिजिकल हेल्थ का भी बात की है। जो अपना फिजिकल हेल्थ कभी हेल्थ बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर इज नॉट हेल्थ। बोले तो जो डिसऑर्डर नहीं है उसको हेल्थ नहीं कहा जाता है। आप फिट है, आप सब कुछ कर सकेंगे जब आप हेल्दी बोल सकते। जैसे ही मेंटल हेल्थ भी, जब इंसान अपने विचारों की वजह से भावनाओं में कंट्रोल ला सकते हैं, अपने व्यवहार पे अच्छी तरह से कर पाते हैं, रिलेशनशिप जुड़ाना अच्छी तरह से निभा सकते हैं, और हर खुद के काम से और बाकी सब इसमें से वो जिंदगी का खुशी ले पाते हैं और आनंद से रह पाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन। तो ये इसका इतना आवश्यकता है मेंटल हेल्थ। जैसा ही शरीर का रहती है, जो absence of illness is not physical health, but physical health has to be, you should be able to conduct everything, आप सब कुछ काम दाम सब कुछ करना चाहिए। ऐसे ही मेंटल हेल्थ भी, अपने विचारों में कंट्रोल, अपनी भावनाओं में एक रेगुलेशन, अपनी व्यवहार में अच्छी तरफ से, रिलेशनशिप अच्छी तरफ से निभा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं अपने कार्यक्रम से, उनको बोलते हैं हेल्दी पर्सन। और ये बहुत ही आवश्यकता है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। पोस्ट कोविड के बाद हम बहुत ही समस्या देख रहे हैं और इसमें से बहुत स्पेक्ट्रम आ गई है। थोड़ी सी चिंता या थोड़ी सी विचार से बहुत एक्सट्रीम एक्सटेंट कि वो एकदम सुसाइड सोचने भी लग जाते हैं, इतना तक हम देख रहे हैं। बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम हो गई है, बहुत सारे न्यूएंसेस आ गए, बहुत सारे चिंता और टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब बढ़ गई है यंगस्टर्स में। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ क्या होती है और इसको कैसे संभालना, खुद से कैसे संभाल सकते हैं, इसको हम लोग मार्गदर्शन देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत आपने सरल शब्दों में हमें सामने ये जो बात रखी कि एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर हम अपने आप मरीज में फील कर रहे हैं करते हैं, वही आपकी डिजीज है। और जैसे आपने बताया कि एक जो फिजिकल हेल्थ की जिस तरह से मायने है, उसी तरह से मेंटल हेल्थ के मायने हैं। और कहीं ना कहीं आपकी बात को अगर मैं थोड़ा सा और विस्तार देने की कोशिश करूँ आपकी इजाजत से, तो शरीर है उसकी अपनी एक स्थितियां होती हैं, वो रेगुलेट होती है, लेकिन उसको रेगुलेशन का जो काम है वो ब्रेन करता है। तो अगर ब्रेन अगर वो ढंग से उसको रेगुलेट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है फिजिकल जो एक्टिविटीज वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आप सामने वाले को बड़े ही अनमने ढंग से नजर आएंगे। उन्हें वो सही ढंग जो काम करने चाहिए वैसे करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हम सामाजिक मर्यादाओं के लिहाज से हम लोग कह सकते हैं, चाहे वो बोलना चालना हो, चाहे चलना फिरना हो, और या फिर शांति हो, धैर्य हो, जिसे हम कहते हैं, वो जीवन में से खुदते नजर आते हैं। जब जीवन से संतोष जाता नजर आता है, धैर्य होता नजर आता है, जब आप लगते बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हो, बात पे डर रहे हो या बात पे नाराज हो रहे हो, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हैं कि अब आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर स्थिति में नहीं है। उसको थोड़ा सा रिलैक्स देने की और उसमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपको नजर ना आ रहा हो, फिजिकली देखने में नजर ना आ रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर, जैसे कि डॉक्टर निर्मला मैम ने हमें जो बताया, मार्गदर्शन किया, कि कहीं ना कहीं भीतर भीतर वो आपको कमजोर जरूर कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो शरीर है चलता तो उसी ब्रेन के जरिए, उसी दिमाग के जरिए चल रहा है। तो दिमाग अगर सही नहीं है तो वो बाहर दिखने वाली चीजें ना हो, भीतरी चीजों में कहीं ना कहीं विस्फोट कर रहा है। और फिर एकदम से हमें लगता है कि आज वो विस्फोट हुआ है और ना शरीर रहा ना दिमाग रहा। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए पहले मन को स्वस्थ रखना जरूरी। इसलिए हमने जैसे मार्गदर्शन किया कि मेंटल हेल्थ की चर्चा की जानी और उस पर ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। अच्छा, अगला सवाल मैं नसरीन जी से लेना चाहूंगा। नसरीन जी, आपसे सवाल उससे पहले मुझे मुश्ताक साहब को शेर याद आ गया है कि वक्त के जालिम समंदर में परेशानी के साथ
डूब जाता है कोई कि उतनी आसानी के साथ। ज़िंदगी कहते हैं कि बड़ी मुश्किलों से मिलती है। अलग-अलग जो रिचुअल्स की बात करें, धर्मों की बात करें और हर एक में ये कहा गया है कि मनुष्य जो जीवन है, ये बहुत जन्मों के बाद में मिलता है, बहुत अच्छे कर्मों के बाद में मिलता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी इंसान के जीवन में ऐसा क्या आता है कि वो अपने आप को उस मुहाने पे ले जाता है जिसे कि मौत कहते हैं, सुसाइड जिसे हम लोग कहते हैं, और वो उसकी तरफ चला जाता है। उनकी थिंकिंग में से क्या चीज़ें बदलाव आ जाते हैं, क्या कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें और क्या रीज़न होते हैं उन चीज़ों के पीछे? सुनील जी, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि इतनी इतनी शिद्दतों से, इतनी मेहनतों से हम लोगों को वी गेट लाइफ, और वो एक थोड़ा सा कुछ होता है और हम लोग सुइसाइड का सोचने लग जाते हैं। थोड़ा सा क्या, यू नो, हेल्थ वेल्थ या रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा भी अनबन होता है, थोड़ा भी ऊंच नीच होता है, तो हम इमीडिएटली वही सोचने लगते जाते हैं, अब माई लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग और मुझे यहाँ से निकलना है। बट वो सुइसाइड एक, इट्स नॉट द सॉल्यूशन टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग। वो तो इनफैक्ट वी डोंट नो व्हाट इज ऑन द अदर साइड, एंड द पीपल हु यू आर लिविंग बिहाइंड, लीविंग बिहाइंड, दे आर आल्सो गोइंग टू सफर। हमको तो ऐसा लगता है कि हमको छूटना है ये समस्या से, लेकिन हम अपने जो जो लव्ड वंस है, जो हम जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो लोग को हम कितने कष्ट में रख के जा रहे हैं, वो हमको अंदाजा भी नहीं है। छोटी छोटी चीज, लाइक अगर अगर मेरे मेरे बॉस ने मुझसे कुछ कह दिया, मुझे हर्ट फील हो गया, या मेरा जॉब चला गया, जो जो हम लोग ने इन कोविड टाइम्स पे हम लोगों ने देखा कि जॉब चला गया, हम लोग यू नो वी स्टार्टेड स्टेइंग इनडोर्स एंड अलोन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस कि मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं बहुत बिल्कुल अकेला या अकेली हूँ। दीज वर द थिंग्स which really cause people to think कि हम लोगों को अभी दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द एंड ऑफ द रोड, और मुझे यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ या नहीं बढ़ सकती हूँ। लेकिन इज दैट रियली व्हाट इट इज? वो हम लोग ये देखते नहीं है कि अगर मैं ये सिचुएशन में हूँ, तो देर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन। अगर हम लोगों को वो एक एहसास हो जाए कि आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट द ओनली वन फेसिंग दिस, ये एक जरूरी है कि यू नो हम लोग जो जो अपना जो समाज है, यहाँ पे वी शुड स्प्रेड दिस वर्ड दैट यू आर नॉट अलोन। जब यू नो आइसोलेशन इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिप्रेशन, या यू नो थिंकिंग अबाउट सुसाइड, वो आइसोलेशन अगर हम लोग लोगों के मन में एक बिठा दे कि नो, यू आर नॉट अलोन, यू नो देयर आर सो मेनी पीपल who may be going through similar, if not the same things, so then people will start feeling कि okay, I can you know, if there are other people, then even I can make it out of here. बहुत बड़ी बात है, प्रणाम करता हूँ निखिल जी, कितनी सुंदर सी बात आई, दर्शकों को हमें लिखनी चाहिए बात। निखिल जी ने एक बात एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी बात कह दी कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी हैं, मेरे साथ और भी हैं। इस बात के अलग-अलग तरीके से मायने निकाले जा सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे जैसे परेशानी झेलने वाले और भी हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे परिजन मेरे पीछे और भी हैं। दोनों स्थितियों में आप देखिए कि आप नेगेटिव सोच की तरफ नहीं जा पाएँगे। आपको अपने आप ही कहीं न कहीं एक बूस्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको दोनों के अंदर ही आपको अपने साथ खड़े हुए बहुत सारे लोग नज़र आएँगे। नज़र आएँगे वो चेहरे जो आपसे उम्मीदें करते हैं, नज़र आएँगे वो चेहरे जो आपकी तरह परेशान हैं। तब जब और परेशान हैं तो आप भी परेशान हैं, तो उनकी परेशानियों को दूर करने का सबब बनिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी से नकारात्मकता निकाल सकें, और अपने ही जीवन में कोई नकारात्मकता है तो उससे भी दूर करने की कोशिश करें, ना कि इस तरह की कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मिश्री जी। और सही बात है, किसी भी जीवन के साथ बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। मनुष्य जब इस धरा पे आता है, धरती पर ऊपर आता है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऊपर से आसमान से उठाकर फेंक दिया जाता है कि हाँ, जाओ और अपनी रिहाइश यहाँ पर रखो। बहुत सारे रिश्ते नाते बुने रहते हैं, माँ बहन बेटी भाई दोस्त, कुछ न कुछ कहीं न कहीं कनेक्शन रहता है। तो सभी कनेक्शंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जीवन किसी एक लम्हे के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। जीवन एक लंबे सफर का नाम है, और उसे खुशी के साथ जीना ही जिंदगी जीने की सही परिभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्री जी। डॉक्टर निर्मला मैम, आपसे एक हमारे जो दर्शक हैं, इन्होंने आपको साधुवाद करते हुए एक सवाल पूछा है, ये जानना चाह रहे हैं आपसे
कि निर्मला मैम थैंक यू, पहले तो उन्होंने वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो निर्मला जी। और व्हाट टू डू द रिमूव नेगेटिव थॉट्स व्हेनेवर आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूजुअली हैव द नेगेटिव थॉट्स इन माय माइंड, सो हाउ कैन आई रिमूव दीज नेगेटिव थॉट्स। ये जानना चाह रहे हैं, जब ये जल्दी उठ जाते हैं उस दिन इनके दिमाग में बड़ी खलबली मच जाती है, नेगेटिव थॉट सारा दिन चलते रहते हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए ऐसे एक बात तो जरूर है, सत्यम रघु जी अकेले नहीं है, बहुत लोगों को हो रहा है। बहुत लोगों को सवेरे उठते आज के दिन कैसे निकलने वाले हैं, अच्छे होंगे कि नहीं, कुछ तो हो जाएगा, ऐसी डर से उठते और नेगेटिव थॉट जरूर आते रहती है। और इसकी रीजन देखनी, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ बीच में, एक साथ इन्होंने बीच में ये भी ऐड ऑन किया है कि जल्दी उठ जाते हैं जिस दिन, उस दिन ज्यादा दिक्कत होती है। रेगुलर टाइम पे उठे जब तो ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर जल्दी उठ गए हैं, आज मान लीजिए 5 बजे उठने की आदत है तो 4 बजे उठ गए हैं ये, तो इन्हें लगता है कि आज तो दिक्कत ही हो गई है, परेशानियां बहुत ज्यादा आ गई। बराबर, नहीं जरूर, क्योंकि इंसोम्निया बोलते जो तो नींद कम होने का अलग अलग रीजन होती है। जो बिस्तर पे जाते उनको नींद नहीं आती है, वो टेंशन और एंजाइटी से, और वो बीच बीच में उड़ जाते, उनको कुछ काम बीच में रुक जाता है या काम पूरी तरह से होती नहीं है, वो माइंड रिमाइंड करते रहता है, उसको मिडिल नाइट इंसोम्निया करते हैं। और ये जो जल्दी उठते हैं सवेर में, हम लोग उठने के टाइम से जल्दी उठ जाते, उनको लेट नाइट इंसोम्निया कहते हैं। और बहुत बार इसकी रीजन डिप्रेशन होती है, और बहुत बार डिप्रेशन बोले तो अपना केमिकल्स बदला हुआ रहता है दिमाग में, थोड़ा सेरोटोनिन लेवल्स भी कम रहती है, तो उसके लिए जब डिप्रेशन होती है, जब वो जरूरत से जल्दी उठ जाते हैं और पूरा दिन की एकदम घबराहट हो जाती है कि मैं कैसे फेस करूं, क्या करूं, मेरे से नहीं होएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास कम रहने की वजह से उनको और नेगेटिव थॉट्स होती है और परेशान करते हैं। वो सब जागे हुए रहती है, फिर भी बिस्तर के बाहर उठ नहीं पाते हैं। रूटीन शुरू करने में उनको दिक्कत हो जाती है, बहुत टाइम लगता है उनको अपने आप को पुश करने के लिए। कभी कभी रोज का काम रहती है, जो स्नान करना है, ब्रश करना है, शेव करना है आदमी लोगों को, उसके लिए भी उनको मुश्किल लगता है। एकदम ऐसा लगता है कितना बड़ा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करके ओवरवेलमिंग हो जाती है। तो इसलिए हमने बताया नेगेटिव थिंकिंग तो बहुत होती है, मगर इसमें और चीजें देखना पड़ती है कि व्हाट टाइप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग कभी होता है, और इसके पीछे और कुछ रीजन है क्या, सिर्फ एंजाइटी है कि डिप्रेशन है और क्या है, ये सब भी अपने को देखनी पड़ती है। फिर उसके लिए हम लोग काउंसलिंग करेंगे, माइंड डाइवर्ट करेंगे, सीटीबीटी करेंगे, मतलब कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी करने से, या आरईटी फंक्शन रैशनल इमोटिव थेरेपी करने से नेगेटिव थिंकिंग कैसा कम कर सकते हैं, इसको हम लोग सिखा सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग तो बहुत ही कॉमन है, वी आर ब्रॉट अप लाइक दैट। आपने तो पढ़ाई नहीं किया तो आपका कुछ नहीं मिलने वाला है जिंदगी में, ऐसे ही बोलते पेरेंट्स, समाज, सब जगह। आपने ये नहीं किया तो आपको कुछ भी नहीं होएगा, ऐसा करके शुरू करते। सो एवरीथिंग इस अपब्रिंगिंग के ऊपर भी रहती है। बहुत सारे परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स हर टाइम जो भी उनका नेगेटिव होता है उसके ऊपर ही ध्यान देते, पॉजिटिव होती है उसमें ध्यान नहीं देते, ऐसे सब करके बहुत नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी कर देते हैं। उसके लिए आदत भी बन जाती है पहले नेगेटिव सोचने का, अगर मुझे कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगी। ट्रैवल करने से पहले बहुत लोगों को लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, फ्लाइट से जाने से पहले उनको बहुत ये लगता है कि कुछ हो जाएगा, ऐसी डर से बहुत सारे चीज करते हैं। तो उसलिए अपने को सोचने की तरीका बदलना पड़ती है, क्योंकि वो सोचने का जितना नेगेटिव रहता है उतना अपना भावनाओं में इफेक्ट होता है, और वो अपने शरीर में तकलीफ देती है। क्योंकि जब एंग्जाइटी होती है, जब हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, पेट में भी गड़बड़ हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। डिप्रेशन रहता है जब सब स्लो मूवमेंट हो जाती है, मोटिवेशन नहीं रहेगा, किसी में इंटरेस्ट नहीं रहेगी, ऐसी सब हो जाती है। सो इसलिए नेगेटिव थिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अटैक। और वो किस लिए हो रहा है, उसकी रीजन क्या है, वो हम लोग ढूंढ के निकालते, थोड़ी टेस्ट भी करते, बात करते, डिटेल लेते, उसके बाद उनको बताते ये रीजन से आपको नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, और फिर आपको इसमें से बाहर आना है, ऐसा आ सकते करके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है कि आपकी इस बात का अनुसरण किया जाए तो हम अपनी अगर कोई तकलीफ ऐसे झेल रहे हैं तो उससे बाहर निकल कर आ सकते हैं। और सही कहा आपने कि आपको परेशानी अगर कोई है तो परेशानी का हल ढूंढना होगा, उस चीज में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, सोचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो सोचने का तरीका बदलेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। जैसे सोच बदलती है वैसे ही संसार बदल जाता है। सारा जो चीजें हैं वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। तो अपने आप को संसार बदलना है तो सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी कहते हैं ना अबरार साहब कि परेशानी अगर है तो परेशानी का हल भी है। परेशान हाल में रहने से परेशानी नहीं जाती,
जैसे मैम ने अभी जो कहा कि आप सोचिए क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ये तनाव सा हो रहा है, क्यों ये थकावट हो रही है, स्टिफनेस महसूस हो रही है, जो भी हो रही है, तो किसी न किसी वजह से दिक्कत है कि आप अपने नींद है पूरे कंफर्ट के साथ में पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप जल्दी उठ गए तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। और इन्होंने इंसोम्निया और अलग अलग तरह की जिनके ऊपर जिक्र किया है मैम ने, उन सभी से आप अपने आप को देख सकते हैं। और फिर भी हो तो मैम का से भी संपर्क आप डिस्क्रिप्शन के जरिए कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़िए, मैम इस कमेंट को देख के आप इनसे आप संपर्क करेंगे और आपकी समस्याओं का निदान भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अब मैं अगला सवाल निसरीन जी से लेता हूँ। निसरीन जी, हमारे साथ में निवेदिता जी जुड़ी हुई है, निवेदिता शाह। जैसा आपने जो बात अभी चली थी, जो उसमें कहा था कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, तो उससे भी चीजें ठीक रहती हैं। यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि दूसरों की मदद करने के लिए हमारा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है ना? और तो हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करें? जाहिर सी बात है कि कहने सुनने बड़े अच्छे लगते हैं कि दूसरों की मदद करो तो अच्छा रहता है, ये रहता है, लेकिन मन ही अंदर से खुश नहीं होता ना। तो फिर कोई जरा सी मदद मांगने भी आता तो नहीं, मुझे नहीं करनी है, तो आपके पास में है तो भी नहीं करनी। कई बार होता है रोड के ऊपर निकल रहे होते हैं, सामने से कोई भिखारी आया, जो भी कोई आया उससे पैसे मांगने की कोशिश की, तो ऐसा नहीं होता कि 2-5 रुपए होते नहीं है, लेकिन मेंटेलिटी जो चेंज हो जाती है, पॉजिटिविटी नहीं रहती है, तो हम लोग उसे मना कर देते हैं। ये एक आम सी अवधारणा है। तो क्या करें, कैसे व्यक्ति पॉजिटिव रहे, सकारात्मक सोचे और दूसरों के अपनी जिंदगी को काम आने लायक बना सके? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन के लोगों की मदद करने से पहले हम खुद को वी हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी इन आवरसेल्व्स। क्योंकि जब हम फ्लाइट में भी जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि अपना मास्क पहले पहनो, फिर दूसरों की मदद करो। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू नो, पहले हम खुद अपनी मदद नहीं करेंगे तो किसी और की मदद नहीं कर सकेंगे। यस, इट इज वेरी नाइस के लोगों की मदद करना चाहिए, लेकिन अगर इफ आई गिव अनदर एग्जांपल, एक इफ देयर इज अ लेक जिसके अंदर बहुत शांत पानी है, व्हेन यू लुक इन द इन दैट लेक यू कैन सी योर फेस, बट अगर मैं एक पेबल डाल दूं तो देयर विल बी रिपल्स, विल आई बी एबल टू सी माय फेस प्रॉपर्ली? नो। सो द सेम वे, इफ देयर इज अपने मन में उथल पुथल चल रही होती है तो हम किसी और की मदद कैसे कर सकते हैं? सो व्हाट कैन यू डू फॉर दैट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इट्स अ चॉइस। अगर मैं चूज करती हूँ कि मुझे खुद से आई वांट टू हैव पीस, बिकॉज सब कुछ अपना यू नो वॉट एवर वी आर थिंकिंग इज विद इन आवर कंट्रोल, सिंपली बिकॉज एवरीथिंग इज अ स्टोरी दैट वी क्रिएट। Supposing if someone comes and tells you कि you ignored me, मुझे ऐसा लगेगा मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मैं इग्नोर कहाँ किया? So for me, from my point of view, I have not seen you, but from his point of view or her point of view, it's always going to be, no, you ignored me. So that is the story somebody is creating. So हम लोग क्या story create करते हैं वो अपनी choice है। अगर मैं ऐसे सोचूं कि मेरे साथ जो हुआ ये बुरा हुआ, तो देन सब कुछ जो बियॉन्ड दैट व्हाट एवर हैपेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी बैड। बट अगर मैं सोचूं अच्छा ये हुआ, ये मेरे लिए अच्छे के लिए ही हुआ है, सो देन देयर आर सो मेनी मोर एवेन्यूज दैट विल ओपन, जिसकी वजह से हम लोग सोच सकेंगे कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ या वो कर सकती हूँ। सो एक चॉइस हम अपने आप को दे सकते हैं कि ऑलवेज हम क्या यू नो what is it that I can do in this situation to make life better for myself? So if I make life better for myself, then it is a ripple effect. Everyone around me also is going to be happy and contented if I'm going to be happy and contented, because वही तो हम लोग you know we are going to spread। जो मेरे अंदर अगर I can give people only what I have। अगर मेरे पास चाय है and somebody asks for coffee, I can't give coffee। So if I have happiness, I can give happiness to people. So it is a choice that you have to make, that I want to be happy at all times, not the pseudo kind of happiness, not the toxic kind of happiness, but truly choti choti baat which makes you happy, like looking at the sunrise,
looking at the birds fly, ये छोटी छोटी बात हमको खुशियां दे सकती है. The feeling the sun on your face, the breeze on your face, these small things can make you happy. So find what is it that is making you happy. And when your mind starts being happy, like Nirmala ji said कि serotonin secrete होता है, and then all the things, all the sensations in your body also will have a very positive outlook, and you will start feeling more positive towards life. And when you are positive, you're going to spread positivity around you as well. बहुत सुंदर बात आपने कही। जीवन को अगर आप बाई चांस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर अस्थायित्व पाएंगे। आपको बाई चांस नहीं, बाई चॉइस बनाना है। जीवन में हिलोरें आती हैं, लेकिन उन हिलोरों में लिए गए निर्णय हैं वो सही नहीं होते। मन को शांत करना होगा, एकांत में जाना होगा। एकांत का मतलब यहाँ पर अकेलेपन से नहीं है, हम इस मन से कई बार पहले कह चुके हैं। एकांत और अकेलेपन में बड़ा भारी डिफरेंस होता है कि आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस क्यों का जवाब देखिए और फिर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से निर्णय भी ले पा रहे हैं, और त्वरित होने से बेहतर है कि सही हो। कहते हैं ना, तेजी से देरी भली। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट सोचने की कोशिश करें, सारी चीजों जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हैं, वो सही नहीं पड़ रहे हैं, उनसे नेगेटिविटी अगर बढ़ रही है, तो अपने आप को थोड़ा सा शांत करें। क्योंकि अक्सर आप, वो कहते हैं कि स्लो ड्राइव सेफ ड्राइव वाली सी बात है कि जितना आप शांति से धैर्य सोचेंगे उतना ही आप बेहतर और कर पाएंगे। और एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे लगता है निश्चित जी ने यहाँ पर जो कही है कि आप देंगे वही जो भीतर होगा। तो पहले भीतर को भरिए, सुख से तो आप सुख देंगे, सम्मति से, समृद्धि से तो आप समृद्धि देंगे, सुकून से तो आप सुकून दे पाएंगे। पहले भीतर से अपने आप को परिपूर्ण कीजिए। तो ये सही बात कही कि आपके पास जो होगा वही दे पाएंगे, दूसरों को चीजें देने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित जी कि आपने हमारा मार्गदर्शन इस तरह से किया। मैं मैम डॉक्टर निर्मला राव जी की तरफ पर फिर से बढ़ना चाहूंगा। निर्मला मैम, बातें जब चल रही हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की परेशान है व्यक्ति और वो अपने आप को सही नहीं रख पा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उससे क्या दिखाई देता है? उसके जीवन में आसपास ऐसी कौन सी स्थितियां होने लग जाती हैं जिसकी वजह से हम समझे कि अब ये व्यक्ति सही नहीं, इसके दिमाग में कहीं परेशानी इस चीज को लेकर? हाँ जी, जो हम बताते बहुत बार, अभी काला चश्मा पहनने के बाद सब कुछ काला ही दिखेगा। सूर्य का भी अपना उग्र कमी लगती है, ऐसी बात हो जाती है। इनके दिमाग में जब बेचैनी, घबराहट और डिप्रेशन रहती है, तो उनको किसी चीज में खुशी लेने का क्षमता कम हो जाती है और कोई चीज अच्छी नहीं लगने लगती है। हर चीज में उनको कुछ ना कुछ दिखता है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। जैसा बहुत लोगों को हम देखते हैं, प्रमोशन मिलती है, अगर वो लोग सोचने लगते बाप रे मुझे जवाबदारी बढ़ गई। ये खुशी नहीं कि मुझे प्रमोशन बढ़ गई, मुझे मेरे काम की कुछ शाबाशी मिली, वो नहीं सोचते। वो सोचते मेरी जवाबदारी बढ़ गई, मेरा घर पे बराबर टाइम पे नहीं जा पाऊंगा, उसकी जुड़े हुए सब प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए वो मैंने बोला कि बेसिक हम लोग जो सोचने की तरीका रहती है उसको अटैक करने का बहुत जरूरत है, क्योंकि उसकी जुड़ा हुआ भावना रहती है और भावना की वजह से अपना बिहेवियर रहता है। सो REBT या कॉग्निटिव थेरेपी में हम लोग बेसिक थॉट प्रोसेस कैसे अटैक करें वो देखते हैं। और ये मानसिक स्वस्थ रखने के लिए हम लोग जैसा शरीर के लिए रखते हैं एक्सरसाइज, गुड डाइट, गुड स्लीप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन, मिनरल्स बोलते हैं, ऐसा ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अपने को अच्छी एक्सरसाइज करना पड़ती है। अच्छी एक्सरसाइज बोले तो थोड़ी मन शांत करके योगा करना है। कोई भी चीज मैडम ने बताया जैसा दूसरी ओर से देखना है, अनदर पर्सपेक्टिव लाना सीखिए और चेंज, लुक इनटू द अदर साइड ऑफ द कॉइन। एक ही बाजू देखिए, आप परेशान होने से, मुझे तकलीफ है देखने से अपने को इसमें से क्या है। बहुत बार ये देखे, बहुत बच्चे लोग जो ना फेल हो गए, मैडम ने बताया छोटी छोटी चीजें में अपसेट हो जाते। अभी एग्जाम आ रहा है तो भी टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि बहुत बच्चे लोगों को लगता है कि हम फेल हो जाएंगे और इसलिए कुछ करने देखते हैं, और रिजल्ट आती है जब ही बहुत स्ट्रेस बढ़ गया, क्योंकि उनको आने से पहले सोच में आ जाती है कि मैं बहुत खराब रिजल्ट आने वाला है और कुछ करने देखते हैं। तो इसलिए उस सोच को अटैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोच जितना हम लोग नेगेटिव सोच से उनको बाहर निकालते हैं, 50-60% ऑफ द प्रॉब्लम्स डन। जैसा शरीर को आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छी खाना खिलाते हो, नींद लेते हो, आराम करते हो, वैसा ही माइंड के लिए भी अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों की कहानियां पढ़िए, सुनिए, और अच्छे विचार लाने के लिए भी आप एक्सरसाइज करिए। दिमाग की भी एक्सरसाइज की बहुत जरूरत रहती है। डायरेक्टली हम लोग उसको क्या डंबल्स उठा के नहीं कर पाएंगे,
मगर सोच विचार करने को, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ा के डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ाएंगे जब, आपका सोच विचार किधर जा रहा है और कैसे जा रहा है उसमें अपना क्लैरिटी बढ़ेगा। लॉजिक लेके आने का, बहुत बार भावना में लोग डिसीजन लेते हैं जिससे नुकसान में गिर जाते हैं, क्योंकि भावना तो टेम्पररी है, बदलते रहती है। सो लॉजिक के देख के उनको डिसीजन लेना पड़ती है, ये देखना पड़ती है। और जैसा ही जैसे शरीर को आप इतना अच्छे से देखभाल करते हैं, बहुत लोग शरीर के लिए बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, मगर दिमाग को भी मेरी विचार कैसी है, इसमें मैं क्या बदलाव ला सकता हूँ, इसमें और क्या कर सकते हैं हम आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आगे बढ़ना सिर्फ रेस नहीं है, घोड़ा की रेस में कौन सी घोड़ा आगे जाती है, कितना कमाता है, वैसी नहीं। आगे बढ़ना तो हम मानसिक स्वस्थ अच्छे रखे, हर तरफ से हम लोग खुशी लेना सीखना है, वो सिर्फ मटेरियल गेम से नहीं दिखाया जाता है। तो इसलिए आगे बढ़ना बोले तो मैं दिमाग से कैसे आगे बढ़ूं। बहुत लोग, बहुत विवेक रहती है उनके अंदर, उनके पास पैसा नहीं रहता है मगर विवेक रहती है, उनके पास जाने से आपको संतुष्ट मिलता है, उनके पास बैठ के बात करने से आपका माइंड क्लैरिटी होती है। ऐसे लोगों से संवाद करिए और उनकी कांटेक्ट बढ़ाइए, ये सब की भी जरूरत है। क्योंकि अभी इंसान अकेले अकेले रहने लगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, उसमें से जो मिलता है वो सच करके ले लेते हैं। बहुत यंगस्टर्स आते हैं और हमें बताते हैं कि इंस्टाग्राम में मैं खोलती हूँ और देखती हूँ ऑल द पीपल आर हैप्पी, मैं ही अकेले दिखी हूँ। तो या तो बहुत बार बोलना पड़ता है, इंस्टाग्राम में अच्छे अच्छी चीजें देखा जाता है, आप खुद देखते हैं, वही बच्चे लोग जो आपने देखता है इनका अच्छी पोस्टिंग मिला, वो हमारे पास आते अपने दुख की बात भी बताते हैं, क्योंकि अदर से इनको पता नहीं रहती है। सो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जुड़ के रहते हैं, उसलिए भी एक प्रकार की एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ गई। अभी भी एक क्वेश्चन आया था आपके इसमें, कोविड के बाद मोबाइल की सूर्या कोई है जो कह रहे हैं कि आई एम एडिक्टेड टू स्मार्टफोन, और अब जब भी बुक पढ़ती हूँ तो दिमाग में दूसरे विचार आने लगते हैं। तो ये सही कहा। बराबर, बहुत बहुत लोगों को हो गया कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के बाद उनको स्मार्टफोन की एडिक्ट हो गए, और रात तक बहुत लेट तक भी कुछ देखते रहना, यूट्यूब नेटफ्लिक्स सब तो अवेलेबल फिंगर टिप्स मिल गई, तो वो सब देखने का आदत बन गई है, और उसकी वजह से उनको पढ़ने का आदत निकल गई। तो दैट एनी आदत निकालने के लिए, जैसा हमारे पास जिसको दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको जैसा करते वैसे ये एडिक्शन भी सीरियस लेके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके कम करिए, और थोड़ी थोड़ी स्मॉल बिट, स्मॉल स्टेप्स फॉर चिल्ड्रन बोलते, ऐसा पढ़ने को लीजिए, चर्चा करने लगे एक दूसरे के साथ, बात करिए आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के थॉट्स आगे दीजिए, आपके थॉट्स बताइए, सामने वाले के थॉट्स लेना सीखिए। ऐसे सब करने से आप वो स्मार्टफोन के एडिक्शन से बाहर निकल के पढ़ने में फिर लग जाएंगे, और विचार की डायरेक्शन बदल सकते हैं। जब आपका थॉट प्रोसेस बदलेगी, आपका जिंदगी बदल गई और आप आगे जरूर बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी टॉपिक है एक्चुअली, और बहुत सारी चीज करना पड़ती है उसके लिए। एक्टिवली करिए, जब आप समझ लिए मैं एडिक्ट हो गया हूँ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वेरी गुड, आप अपने आप को शाबाशी दो, दिस द फर्स्ट स्टेप। आप अवेयर हो गए स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मैं एडिक्ट होगा, तो फिर कम करने का, दैट इज द सेकेंड डिसीजन। एंड देन स्टेप बाय स्टेप करिए तो जरूर हो जाएगी आपके लिए। एंड एटलीस्ट समटाइम स्पेंड आउटडोर्स, नेचर के साथ, गार्डन में फूलों के साथ, पेड़ों के साथ, थोड़ी तो भी 15-20 मिनट देने से भी जरूर आपकी माइंड फ्रेश हो जाएगी। और ऑब्जर्व करिए, सिर्फ पैसिवली नहीं जाने का, वहां जाके ऑब्जर्व करिए, उसमें से हम क्या सीखते हो देखिए, और फिर आपका थिंकिंग बदल सकती है। तो पूरा दिन बात इसलिए बीच बीच में रोक देते हैं। ये बहुत सुंदर बात आपने कही, ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट है, क्या वर्ड्स हैं, और सभी चीजों के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो हमें नजर आ रही है वो स्थायी तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी है फिर नहीं होगी। तो ये बात तो हमें देख के चलनी ही पड़ेगी। जब और हम ये बात समझ जाते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, स्थायी नहीं है, तो कहीं ना कहीं शांति मन के अंदर आने लग ही जाती है। और एक बड़ी आपने एक अच्छी सी बात की, मुझे लगता है कि
सही बात है कि अगर हम उसको एक नजरिया अलग से देख के चलते हैं कि जीवन को हम लोग यूं करने परेशान करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से नेगेटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को जीवन को कितना हल्का समझते हैं। आज अगर हमारे पास में कोई गोल्ड की कोई रिंग हो, अगर वो खो जाती है, खराब होते नजर आती है, तो क्या हम फेंक देते हैं उसे? वो टूट जाती है तो फिर से उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, नई तरह शक्ल देके उसे ढालने की कोशिश करते हैं। तो गाड़ी अगर हमारे पास में एक अच्छी सी होती है और वो अगर खराब हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो क्या फेंक देते हैं उसे? नहीं, हम उसे हर संभव ये प्रयास करते हैं कि वो ठीक हो, और ठीक होने के बाद में भी उसका हमें अच्छा पैसा मिल जाए, हम इसको सेल कर दें, उससे अच्छा पैसा मिल जाए। मतलब उन जरा-जरा सी चीज़ों से अच्छा सदुपयोग करना चाहते हैं, उनका पूरा उनका रिटर्न लेना चाहते हैं। लेकिन जब बात जीवन की आती है, जिस जीवन से सब कुछ बनता है, उसे हम बहुत सस्ते दामों में यूँ ही बेमौल बेच देते हैं, खत्म कर देते हैं, जबकि ये जीवन मूल्य है, अनमोल है। तो ये हमें समझना होगा कि हमें खुद के जीवन का मूल्य खुद तय करना होगा। जब आप अपने जीवन का मूल्य खुद तय करेंगे, तो आप देखिएगा कि परेशानियाँ छोटी लगने लग जाती हैं। अगर आप अपने जीवन का मूल्य कम आंकेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके जो परेशानियों का आकार है, कद है, वो बड़ा हो जाएगा, जीवन का आकार कम हो जाएगा। जीवन बढ़ाना है, तो परेशानियों के आकार से जीवन का आकार बड़ा बनाइए, कि कोई भी परेशानी कितनी भी क्यों जीवन में ना आ जाए, और जैसे डॉक्टर निर्मला मैम ने कहा कि आपका जीवन उन सब परेशानियों से बड़ा है, उन्हें किसी भी हालत में इस बात के साथ खत्म नहीं किया जा सकता। उसके साथ लड़ना होगा, झगड़ना होगा और ज़िंदगी में जीतना होगा। यही ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद निर्मला मैम। निसृत जी, एक बार पुनः मैं आपकी तरफ लौटना चाहूँगा। एक बात हम और भी देखते हैं सोसाइटल केसेज़ के अंदर, आप नहीं पढ़ी होंगी, हम नहीं पढ़ा, और हम कई बार ऐसा सुनने में, चिर परिचित जो लोग होते हैं उन्हें सुनने में आता है कि भई बहुत हँसता-खेलता व्यक्ति था। अच्छा, सुसाइड कर लिया? ऐसा कैसे हुआ? बड़ा शॉक्ड लगता है, एकदम से समझ नहीं आता कि कल तक तो अच्छा था, और आजकल हम फ़िल्म स्टार्स को देख लेते हैं। पीछे वो एक फ़िल्म स्टार क्या थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, अच्छी-खासी अच्छी फ़िल्में कर रहे थे, कॉमेडी फ़िल्में कर रहे थे, और कॉमेडियंस को भी हमने देखा है, जो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऐसे क्या सिम्पटम्स हो, कि पहचाने कैसे हम इनको, कि इसके दिमाग में इस तरह की कोई खलल चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कि ये अपने जीवन को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ये मुस्कुरा रहा था, अगले ही दिन, अगले ही पल वो खामोश हो जाता है। कैसे पहचाने आखिर इन लोगों को? क्योंकि अब सब चेहरों पे चेहरे लगा के फिरते हैं। एग्जैक्टली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुनील जी, क्योंकि हम लोग बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोग अपने आप के ऊपर एक मास्क तो अभी आया, लेकिन यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड, हम लोग अपने चिल्ड्रन को बोलते हैं कि तुम इस तरह से बिहेव करोगे, लोग क्या कहेंगे। तो हम फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग को ये सिखाया जाता है कि यू मास्क योर इमोशंस. So there are signs which even a person who is going to commit suicide is going to give, such as उसका वो withdraw हो जाएगा, या फिर उसकी बातचीत में दिखाई देगा कि he or she will start talking about you know how they are feeling a burden on everyone. मैं सबके लिए बोझ बन गया हूँ, मुझे मेरी जिंदगी से जरा भी शौक नहीं बाकी रहा है to live. ये सारा जब दे स्टार्ट टॉकिंग, हम लोगों को देखना चाहिए। वो लोग और ऐसे भी बोलेंगे कि अच्छा सुइसाइड करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं क्या, उस तरह से कर सकते हैं। दे विल स्टार्ट शोइंग दीज साइंस, बिकॉज जो अपने दिमाग में होता है वो जुबान पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। सो हम लोग अपने आसपास जो जो लोग हैं, अपने जो जो करीबी जो लोग हैं, उसके बिहेवियर पे लाइक वो विड्रॉ तो नहीं हो गए, वो सारा दिन सोते तो रहने का उनको मन नहीं होता है, लोगों को के साथ मिलने मिलाने का उन लोगों को यू नो दे नॉट मीटिंग पीपल, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो सडनली वो खाने पीने का ये चेंज नहीं हो गया, स्लीपिंग हैबिट्स उनकी चेंज नहीं हो गई। ये सारा हम लोग अगर ऑब्जर्व करते रहे अपने आसपास के लोगों में, तो दैट डेफिनेटली विल हेल्प अस नो कि देयर आर चेंजेस हैपनिंग इन दैट पर्सन व्हिच वी शुड एड्रेस। एंड देन अगर कुछ ऐसा थोड़ा सा भी अगर हम लोगों को दिखता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस है, तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, बिकॉज अगर वो पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ, आई एम आइसोलेटेड, देन डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू फील कि आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। सो दैट ह्यूमन टच, दैट यू नो जो जो एक होता है कि तुम अकेले नहीं हो,
वो एक फीलिंग दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। सो गो एंड स्पेंड टाइम विद देम। आजकल देखते हैं कि बुजुर्ग लोग, वो लोग को अकेला रख दिया जाता है, तो उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि देयर इज नो रीजन फॉर मी टू लिव एनी मोर। सो व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम, हम लोग जो यू नो वी आर इन दिस फील्ड, हम लोग यू नो वी ट्राई आवर बेस्ट टू गो एंड स्पेंड टाइम विद पीपल, टॉक टू देम। उन लोगों को एक आश्वासन देते हैं कि यू आर नॉट अलोन, वी आर देयर विद यू। सो देन पीपल स्टार्ट ओपनिंग अप। सो उनको जब हम लोग when the people around start making them feel that they are not alone, slowly वो लोग भी इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। बड़ी बात कही कि हमें उसकी जो रेगुलर जो बिहेवियरल चेंजेस उनको ऑब्जर्व करना होगा। जाहिर सी बात है हमारे अपने हैं, तो हम ही अगर उन्हें वक्त ना देंगे तो फिर कैसे बातें ठीक होंगी। हमें देखना होगा कि उसके छोटे छोटे जो बिहेवियरल चेंजेस, जैसे कि अभी निसरी जी बातों कह रही थी, उनके ऊपर गौर कीजिए और फिर आप देख पाएंगे कि वो किस तरह से बदलाव ले रहा है। और आपको, और जाहिर सी बात है किसी को समझने के लिए उसके साथ में बात करना, उससे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको समझना बेहद ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है ज़िंदगी में ये बात तो सबको अपना लेनी चाहिए कि आप जितने ईमानदार रहेंगे उतने ही बेहतर रहेंगे। बेवजह के जो लिबास कहें, लिहाफ कहें, वो ओढ़ कर ना रखें। अगर वैसा ओढ़ कर आप रखेंगे तो परेशानियां आपकी ज़िंदगी के अंदर आती रहेंगी। उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक अगला सवाल जो मैं अब यहाँ से लेना चाहूँगा निर्मला मैम से। निर्मला मैम, क्या हम किसी जेंडर की बात करें और या फिर किसी एज की बात करें, कोई ऐसा कुछ होता है कि इस एज के लोग या फिर इस जेंडर में ज़्यादा लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं? हाँ जी, ज़रूर। एक बात मैं बताना चाहती थी, अभी भी मैं आपको बोलने वाली थी, मैं बताऊँ। क्योंकि जो यंग एडल्ट्स बोलते हैं, टीनेजर्स और 20-22-25 तक, उनके अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं। उसकी वजह से उनका इमोशनल रेगुलेशन, जो बोले तो मूड कंट्रोल, ज़रा कमज़ोर रहती है। उनके अंदर कभी-कभी भावना रहती है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा एकदम रेकलेस बन जाते हैं। कभी-कभी उनको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं जमेगा, और डाउन भी हो सकते हैं। जैसा हम लोग बोलते हैं टीनेजर्स रोलर कोस्टर में रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा मूड उनका ऊपर नीचे ले जाता है। तो इसलिए टीनेजर्स बहुत वल्नरेबल होते हैं। बहुत सारे हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, जब भी शुरुआत में बहुत लोगों को ऐसा सब कुछ उनके अंदर से बाहर से बंद हो रहा है ऐसा लगता है, और उनको उसमें से एस्केप कैसे करे नहीं समझते। बहुत सारे अभी स्टडीज कंडक्ट कर रहे कि बहुत स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे, स्टूडेंट्स की नंबर बढ़ते जा रहे हैं। आपकी राजस्थान और कोटा में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनकी प्रेशर इतनी है। तो अभी भी हम 3 महीने पहले भी देखे 14 स्टूडेंट्स एक साथ में आत्महत्या कर रहे। ये सब स्टूडेंट्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, तो इतने अच्छे पढ़ाई करते थे, उनके पेरेंट्स को लगा ये आईआईटी जाने लायक है, या इसके लिए उधर कोटा बेच के इतना पैसा खर्चा करके उन लोग और कोचिंग के लिए भेजते हैं। और ये बच्चे लोग इतना एक्सट्रीम स्टेप लेते थे क्योंकि उनको दूसरा रास्ता और टाइम में कुछ दिख रहा नहीं, इसमें से मैं बाहर निकलने एक ही है मकसद कि मुझे जाना है आईआईटी में और मुझे नहीं जमने वाला है, देन द वर्ल्ड इज एंडिंग। सो बहुत बार हम स्टूडेंट्स को बोलते यू आर नॉट योर डिग्री or you are not your exam pass, so you are different, just a very small aspect of your life is your education qualification वगैरह। और दूसरी, यंगस्टर्स आर वेरी वल्नरेबल, तो और सेंसिटिविटी तो बहुत है आजकल यंगस्टर्स में, बर्दाश्त कम हो गई है। पेरेंट्स भी उसको बहुत ये करते हैं कि इतना लाड प्यार बहुत कर लेते, आप सिर्फ पढ़ाई कर लो, अब फिर सब कुछ हम करने तैयार हैं। सो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग देम टू फेस द वर्ल्ड। अभी हम और एक डायमेंशन दिख रहे, पहले इतनी थी कि लोग बाहर जाते थे, अभी बाहर प्रदेश में जाके उधर की तकलीफें बर्दाश्त करने का ताकत भी कम हो रहा है। बच्चे लोग बहुत वापस आ रहे, बहुत गिल्ट फीलिंग हो जाती है, पेरेंट्स को इतना खर्चा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ी समस्या अपनी सामने खड़ी है विथ यंगस्टर्स। और दूसरी वल्नरेबल ग्रुप लेडीज बहुत इमोशनल होते हैं, उनको भावना की जरूरत बहुत रहती है। तो लेडीज में सुसाइड थॉट्स बहुत बार आते हैं, उनकी मन के जैसा नहीं होते, उनके सामने वाले एक्नॉलेज नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो या प्रॉब्लम हो जाती है घर में, तो उनको लगता है कि बस मुझे कुछ जिंदगी का जरूरत नहीं, ऐसा कुछ। सो सुसाइड अटेम्प्ट्स बोले तो अटेम्प्ट कंप्लीटेड सुसाइड नहीं, सक्सेसफुल सुसाइड नहीं, मगर अटेम्प्ट सुसाइड
is more in women. ऐसा भी जनरली देखने गए तो भी डिप्रेशन is more frequently seen in the women. So more frequently seen in the women compared to the men. And in the middle age men 40 plus के बाद जो मैन अकेले रहते हैं, जिसका शादीशुदा नहीं, जिसका कोई नहीं है, जैसे मैडम ऑलरेडी स्पोक टू यू अबाउट द लोनलीनेस, जो आदमी अकेला रहता है उनको जब डिप्रेशन आती है, the attempted suicide is more often seen in men. So that is all. That is where I wanted to talk to you about gender difference or also the age group. Youngsters, adolescents, women, they attempt more often suicide. Sometimes it goes to the extreme, and men in the middle age crisis and elderly age. So all these are vulnerable ages. Gender differences भी है, age group भी है, जिसमें suicide की chances बहुत सारे हो जाते हैं. चलिए मैम, आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमें दी, जिससे मुझे लगता है कि इस बात में हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो बेहतर हो सकता है। निसरी जी, आपसे भी मैं बस एक एंड नोट के तौर पे जानना चाहूंगा कि किस तरह से कोई पॉजिटिव अप्रोच जो आप बताना चाहें, जो पॉजिटिव अप्रोच दी जाए लोगों को जो ठीक है। हाँ, पॉजिटिव अप्रोच तो सिंपल है कि एक कम्युनिटी बना के रहना चाहिए, यू नो। जो निर्मला मैम ने भी बोला कि लोनलीनेस होता है तो बहुत ज्यादा ये दिक्कत आ सकती है, तो एक कम्युनिटी बनाया जाए वेर यू नो पीपल कैन सपोर्ट ग्रुप्स होंगे, तो वहां पे पीपल कैन कम एंड वेंट आउट देयर दिस। इफ यू सी जो लोग अल्कोहल अब्यूज करते हैं, तो वो एक अल्कोहल अनोनिमस होता है जहां पे पीपल रेगुलरली मीट सो दैट दे कैन सपोर्ट ईच अदर। वैसे ही हर एक इमोशंस के लिए एक सपोर्ट ग्रुप, जनरल एक सपोर्ट ग्रुप होगा, तो वहां पीपल कैन कम एंड दे कैन टेल व्हाट दे आर फीलिंग, और यू नो आई कैन जस्ट बी ए जनरल सपोर्ट टू पीपल। सो वो सपोर्ट ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑल्सो आज के जमाने में यू नो एवरीथिंग मीडिया इज वेरी एक्सेसिबल टू एवरीवन। सबके पास स्मार्टफोन है, सब टीवी में सब कुछ अवेलेबल है। तो क्या होता है कि when you see लोग if you see generally people are showing more about movies के अंदर सब में सुसाइड के बारे में, किलिंग के बारे में वो ज्यादा बताते हैं, तो that also affects। so वो सारा भी you know हम लोग अपने चिल्ड्रन को we should tone that down कि ये सारा चीज you know you should also tell them कि ये सारा जो दिखा रहे हैं that's not the reality of life। life is very beautiful। and जब निर्मला जी ने बोला ना कि go out, be in the open, in some 20-30 years ago we didn't have all these technology, so लोग बाहर जाके खेलते थे, फैमिली टाइम स्पेंड करते थे, जो आज ऑलमोस्ट खत्म होने आ रहा है। सो ज्यादा टाइम हम आपस में साथ बैठ के यू नो एक दिन में यू नो सेट असाइड सम टाइम वेयर यू कैन सिट टुगेदर। एकदम ब्यूटीफुल टेक्निक है विच इज कॉल्ड होपोनोपोनो, जहाँ पे जो भी सारे फैमिली मेंबर्स साथ में बैठ के अपना जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, और सिर्फ 4 सेंटेंसेस है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। वो सिचुएशन के लिए अगर ये 4 सेंटेंसेस बोलेंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है वो सिचुएशन के लिए भी, और जनरली भी अपने फैमिली के साथ बैठ के ये when you're saying these 4 sentences वो बहुत ज्यादा it gives that positivity and it elevates the spirit of the person। so if you can do these few things then definitely you know ये सारा चीज diminish होना शुरू हो जाएगा। निसंदेह निसरी जी, आपने जिस तरह से खूबसूरती से इस कार्यक्रम को समापन दिया, बहुत ही सुंदर तरीके से, कि हमें अपने आप को शेयर करना, साझा करना सीखना पड़ेगा। एक जो कहें कि जॉइंट वेंचर्स कहें, फैमिली कहें और दोस्त कहें, कम्युनिटी कहें, उसके अंदर जुड़ना जरूरी है, और तभी हम लोग अपने आप को कर पाएंगे। कार्यक्रम में तो मैं सिर्फ इतना सही कहूंगा कि शेख इब्राहिम जोग साहब फरमाते हैं कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। बात यह है कि आपके पास जो है, जैसे हालात बदलते रहते, कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं, लेकिन आप अपने जीवन से जो चाहते हैं उन्हें यहीं से पाने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि साडा हक इत्थे रख, जिद करनी होगी आपको कि मुझे हर खुशी को, हर जो संपन्नता समृद्धि को इसी जिंदगी के अंदर पाना है। उसके लिए मेहनत मुझे दुगनी करनी पड़ी करूंगा, 100 गुनी करनी पड़ी करूंगा, लेकिन जिंदगी से
नहीं हारूंगा। चलिए इसी एक अच्छे नोट के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ में आज इस कार्यक्रम के समापन की आज्ञा चाहूंगा। निर्मला मैम, मिश्री मैम, आप लोग इस कार्यक्रम पे आए, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके जरिए फिर नई जो गांठें हैं वो खुल पाई और नया मार्गदर्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for giving us the opportunity to share our views to आपने people. बुलाया हमें। हमारा भी सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच जयपुर एजुकेशन समिट के लिए और आपकी टीवी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और ब्लेसिंग्स हमारे बनी रही, बस यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. थैंक यू। टेक केयर।